गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम संस्कृत, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं की संरचनाओं में अंतर के बारे में अध्ययन करवाएंगे। हमने आपको इसमें अध्ययन करवाया था, सबसे पहले करवाया था लिंग के आधार पर। क्या करवाया था? लिंग के आधार पर इनका वर्गीकरण। क्या संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? 3। कितने बताए थे? 3। हिंदी में कितने होते हैं? 2। और अंग्रेजी में कितने होते हैं? 4। जैसे हिंदी में बताए थे आपको 2 और अंग्रेजी में 4। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसमें हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसमें नपुंसकलिंग नहीं होता है। जो नपुंसकलिंग होता है वो हिंदी में पुल्लिंग में सम्मिलित किया जाता है। संस्कृत का जो नपुंसकलिंग है वो हिंदी का क्या है? पुल्लिंग में ही उसको सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार से अंग्रेजी में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, कॉमन लिंग, इसमें एक और ऐड हुआ कॉमन लिंग, और इधर नपुंसक लिंग। इसमें कॉमन लिंग में जो समान है, सब में एक जैसे ही आते हैं, वो कॉमन लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे बुक, पेन, रूम, ट्री, ये सारे किसमें हो गए? नपुंसक लिंग में। उसके बाद में आप बुक, पेन, कॉमन, ट्री आदि नपुंसक लिंग में आते हैं। और जैसे पेरेंट, चाइल्ड, फ्रेंड, पीपुल, ये सारे कॉमन। चाइल्ड आप नपुंसक लिंग में कह दो, स्त्रीलिंग में कह दो, पुल्लिंग में कह दो, ये कॉमन लिंग हो जाएगा। पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते। तो इसमें एक आपको बताया, तो इसके आधार पर हमने किसका, इन तीनों जो भाषाएं, हिंदी है, संस्कृत है और अंग्रेजी है, इनकी संरचनाओं में अंतर बताया। लोग कहते हैं कि नहीं, सब तीनों भाषाओं का एक ही तरह से वर्गीकरण किया है, पर आप अगर अपन अपने लिंग के आधार पर देखा तो तीनों का वर्गीकरण अलग था ना। इसमें 3 प्रकार से होती है। उसमें एक प्रकार, कहीं जैसे हिंदी, संस्कृत में वो चीज़ नपुंसक लिंग में है तो हिंदी में वो चीज़ क्या है? पुल्लिंग के अंतर्गत आती है। संस्कृत में वो चीज़ स्त्रीलिंग में है तो हिंदी में वो पुल्लिंग के, जैसे देह, और वो क्या बताया था मैंने आपको, शरीर है। शरीर उसमें स्त्रीलिंग, देह उसमें स्त्रीलिंग में, और इसमें संस्कृत में पुल्लिंग में बतलाया था। देह इसमें स्त्रीलिंग और इधर पुल्लिंग, क्या? देह है। दोनों में अंतर आ गया ना। अंतर, यहाँ तो संस्कृत में स्त्रीलिंग, यहाँ पुल्लिंग। यहाँ शरीरम, इधर शरीरम नपुंसक लिंग में, और इधर शरीर किस में आ गया? पुल्लिंग में। तो अंतर है ना इन तीनों भाषाओं की संरचनाओं के अंतर्गत। बहुत काफ़ी सारा अंतर हमें देखने को मिलता है। तो पहले हमने आपको इसका अंतर बताया था लिंग के आधार पर। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, आपको वो सारे शब्द हम आपको बतला चुके हैं। उसके बाद इसमें बतलाया था आपको वचन के आधार पर। किसके आधार पर? वचन के आधार पर। नंबर 2, वचन के आधार पर। वचन के आधार पर भी इसमें हिंदी और अंग्रेजी में तो एक जैसे होंगे। संस्कृत में होते हैं 3, संस्कृत में 3, हिंदी में 2 और अंग्रेजी में 2। इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें एक वचन और बहुवचन, इसमें द्विवचन नहीं होता। इसमें भी एक वचन और बहुवचन। एक वचन का अर्थ होता है जहाँ एक वस्तु, पदार्थ, एक के बारे में ही बतलाया जाए, वो होता है एक वचन। और एक से ज़्यादा, अर्थात जहाँ 2 के बारे में बात की जाए, वो द्विवचन के अंतर्गत आता है। अब 2 से अधिक, इसको अनेक अर्थ नहीं बोलते, इसको केवल बहुवचन का अर्थ दिया गया है। संस्कृत में इसका नाम या अन्यथा कोई नाम नहीं दिया गया। तो बहुवचन होता है 1, 2 से अधिक, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 5 भी, कितने भी हो सकते, उसका नाम दिया है बहुवचन। लेकिन हिंदी और अंग्रेजी में इसके 2 ही रूप बतलाए गए हैं, 2 ही इसके वचन बतलाए
गए हैं। जैसे अंग्रेजी में बुक, चेयर, हिंदी में भी जैसे कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, पुस्तक, माला, तो पुस्तकें, इसमें पुस्तकें हो जाएगी बहुवचन में। वही चीज़ जैसे माला, तो मालाएं एक वचन और बहुवचन में लगा के उसमें मात्राएं लगा देंगे। इसमें एक का है तो जैसे राम, रामहु, रामहा, इसका द्विवचन। उसी प्रकार से इसमें बुक, चेयर, पेंसिल, पेन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उसी प्रकार इसमें एस लगाकर, जब कहाँ एस लगेगा, कहाँ ये एस लगेगा, बुक्स, पेन्स, पेंसिल्स, ये चीज़ लगा के इसमें ये सारे जो शब्द लगा करके इसमें बहुवचन बना दिया गया है। तो इनकी संरचनाओं के आधार पर ये अलग माना गया है, पर्याप्त अंतर देखने को मिलता। उसके बाद हमने आपको बतलाया था कौन सा, नंबर 3, विशेषण के आधार पर। नंबर 3 बतलाया था विशेषण के आधार पर। अब संस्कृत में क्या, संस्कृत में रम्य, मनोहर, सुंदर, दीर्घ आदि आकारांत जो विशेषण हैं, इनके रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में बन के अनुसार चलते हैं। इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में जो शब्द दे रखे हैं उसके अनुसार इसके रूप चलते हैं। पुल्लिंग में एकारांत की तरह, स्त्रीलिंग में आकारांत की तरह और नपुंसकलिंग में बनम की तरह, ये सारे इसके रूप चलते हैं। जैसे इसमें ई प्रत्यय जोड़कर, ई लगाकर, जैसे कल्याण है तो कल्याणी, इसका विशेषण हो जाएगा। सुंदर है सुंदरी, मनोहर है मनोहरी, सारंग सारंगी, ये सारे शब्द जोड़कर इनके विशेषण बना दिए गए हैं। उसी प्रकार से जैसे हिंदी में, संस्कृत में तो तीनों लिंगों में इसके रूप अलग अलग प्रकार से बन जाते हैं, परंतु हिंदी और अंग्रेजी में, इसमें हिंदी में जैसे मनोहर, सुंदर, विशाल आदि रूप नहीं बनते, लेकिन आयुष्मान, महंत, छोटा और छोटी, इसके आधार पर डिवाइडेशन कर दिया जाता। उसी प्रकार से इसमें अंग्रेजी में भी किया जाता। उसके बाद हमने आपको बतलाया था उपपद अर्थात आर्टिकल। उपपद, तो उपपद में बताया था संस्कृत जो भाषा है वो कैसी भाषा है, संयोगात्मक भाषा। कैसी भाषा है, संस्कृत भाषा है वह संयोगात्मक भाषा है। कैसी भाषा है, संयोगात्मक संस्कृत भाषा और वियोगात्मक हिंदी भाषा। वियोगात्मक हिंदी भाषा, इसको विश्लेषण, उसी प्रकार से वियोगात्मक और विश्लेषणात्मक, ये वियोगात्मक और विश्लेषणात्मक, वियोगात्मक ऑब्लिक विश्लेषणात्मक भाषा अंग्रेजी है, और इसमें भी विश्लेषणात्मक आ जाएगा यहाँ। ये अंग्रेजी भाषा, ये दोनों भाषाएं ये वियोगात्मक है अर्थात विश्लेषित करती है, और ये जोड़ती है। कौन सी, संस्कृत भाषा, ये इसमें क्या करती है, विश्लेषण करना, डिवाइडेशन करना, अलग अलग इनको करना। कौन सी भाषा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा, ये दोनों ही डिवाइडेशन करती है, ये एक दूसरे को संयुक्त करती है। जैसे राम है गच्छति, ये आपको उदाहरण बताया, राम है गच्छति, राम जाता है, राम जाता है। तो राम जो करता है उसमें क्या संयोग है, इसमें विश्लेषण करता कर्म ये सारे छुपे हुए हैं। जैसे गम धातु है, एक दिन प्रत्यय, गच्छति रूप बन, तो संयुक्त हो गया, धातु वही हो, प्रत्यय जुड़ गया तो बन गया संयुक्त। तो राम है जाति, इसलिए संयोगात्मक है। हिंदी में बोलते हैं हम, जैसे राम जाता है, जाता है, विश्लेषण हो गया, गया, कोई जोड़ा नहीं उसमें, क्या हो गया, वियोगात्मक हो गया, विश्लेषण उसका कर दिया गया है। इसी प्रकार से इसमें जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी में जो AND का आर्टिकल है, AND मैंने बताया ना, A, N और D, ये जो तीनों आर्टिकल हैं ये तो अनिश्चित के लिए कहलाते हैं। क्या, अनिश्चित में इसका प्रयोग किया जाता है, और दी का प्रयोग किया जाता है निश्चित के समय, दी का प्रयोग निश्चित के समय किया जाता है। अब अनिश्चित में आप बताइए, अनिश्चित में आपको बतलाया था जैसे
ए का जो प्रयोग करते हैं, हम जो व्यंजन वर्ण आएंगे उनके आगे इसमें प्रयोग करते हैं। एमेन, एमेन, ए, और भी बहुत सारे जो शब्द है, ए यूनियन, ए पोएम, एनीबॉडी, ए डॉक्टर, ए यार्ड, ए यूनियन, वो सारे शब्द इसमें आ जाएंगे। उसी प्रकार एन का जो शब्द है, एन किसके आगे लगेगा, एन उसके आगे लगेगा जहाँ स्वर का बोध हो, और दी का प्रयोग जो निश्चित रूप से हो। ही सा द डॉक्टर, तो एक निश्चित के लिए, द मून, द सन, जो एक निश्चित है, शाश्वत है, उसके लिए दी का प्रयोग। तो ये क्यों नहीं होगा, इसमें संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं की संरचना में वचन उपपद के आधार पर अर्थात आर्टिकल के आधार पर भी हम इसको विश्लेषित करते हैं, संस्कृत में जोड़ते हैं, और इन दोनों में क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, पृथक किया जाता है, न कि जोड़ा जाता है। इन भाषाओं के आधार पर भी हम इसको अलग मानते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि सारी भाषाओं की संरचना एक जैसी रची गई है, जी नहीं, इन भाषाओं की रचना भी अलग अलग शब्दों के माध्यम से रचना की गई है। उसके बाद बतलाया था हमने आपको इसमें क्या, ये संख्यात्मक उपपद होते हैं। इसमें क्या बतलाया था, संख्यात्मक उपपद, जैसे संयोगात्मक प्रत्यय का हो गया, संयोगात्मक ये हो गया प्रत्यय का, और उपपद में हो गया संख्यात्मक। क्या हो गया उपपद में, संख्या, ये हो गया संयोगात्मक प्रत्यय, इसका प्रत्यय का, और ये हो गया उपपद में आपको, जैसे एक है छात्रा, एक है छात्रा, एका छात्रा, और एकम छात्रा, एकम छात्रा, एक छात्रम। तो ये हो गया आपको क्या, संख्यावाची जो विश्लेषण शब्द है, उपपद जो शब्द हैं, विशेषण जो शब्द हैं, इनके बारे में बतलाना। संख्यावाची जो विशेषण है उन तीनों के बारे में बतलाना, और इनका जो रोल है, ए एन डी का, इनका जो प्रयोग है, इनका क्या है, ये एक जैसे होते हैं। इनका उपयोग कहाँ होता है, इनका उपयोग अनिश्चित और निश्चित के रूप में किया जाता है। उसी प्रकार से अगला जो पॉइंट था हमारा वो था प्रत्यय। प्रत्यय बतलाया गया है, ये आपको उपपद में नहीं, प्रत्यय में। उपपद में तो एक संख्या विशेषण आएगा, क्या आएगा, संख्या विशेषण। संख्या विशेषण में संस्कृत में इन संख्या विशेषण में अलग अलग तीनों लिंगों में अलग अलग प्रकार से होगा, हिंदी में तीनों लिंगों में अलग प्रकार से नहीं होगा। जैसा एक है पुस्तक, एक है माला, एक छात्रा, एक पत्ती, जो एक के रूप में ही होगा उसमें हिंदी में, और संस्कृत में तीनों लिंगों में अलग अलग प्रकार से बतलाया जाता है। उसी प्रकार से जो प्रत्यय होता है उसमें संयोगात्मक संस्कृत भाषा होती है, वियोगात्मक और संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं होती हैं। यहाँ पर इनका विश्लेषण किया जाता है। पहले मैं आपको उपपद में नहीं, ये उपपद में नहीं आएंगे, ये किस में आएंगे, एक प्रत्यय में आएंगे। राम है गच्छति, राम है, राम जाता है, ये दोनों किस में आएंगे, प्रत्यय के अंतर्गत, न कि उपपद के। उपपद में तो केवल संख्या विशेषण शब्द आते हैं। इसके बाद हमने आपको बतलाया था प्रत्यय हो गया, उपपद हो गई, इसके बाद आपको बतलाया था शब्द क्रम के अनुसार। इससे पहले जो वाला वीडियो है वो शब्द क्रम के अनुसार, शब्द क्रम के अनुसार। अब शब्द क्रम में हमने आपको पहले तो ये बतलाया था, जैसे संस्कृत भाषा में कोई भी शब्दों को कहीं भी कैसे भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बाला हस्ताभ्याम नमति ईश्वर है, बालक हाथों से ईश्वर, हाथ जोड़कर ईश्वर को नमस्कार करता है, या हस्ताभ्याम नमति ईश्वर है बाल है, या फिर नमति ईश्वर है देव बाल है हस्ताभ्याम। किसी भी प्रकार से आप उसको लिख सकते हो, शब्द के क्रम को, अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा। परंतु कुछ अपवाद हैं जहाँ पर उनका
नहीं कर सकते हम प्रयोग। जो ये मूल रूप से जैसे कर्ता कर्म क्रिया के अनुसार तो आप कहीं पर भी कर्ता लगा सकते हो क्रिया और उसका, पर कुछ अभ्यास रूप ऐसे शब्द है जैसे चे, वा, ही, परंतु और आपको अपि, इति, इन शब्दों के बारे में बतलाया था कि जैसे चे, वा, ही हमेशा प्रारंभ में नहीं आते, मध्य में भी आते हैं या लास्ट में भी आ सकते हैं। उसी प्रकार से अपि है, उसका प्रयोग भी संबंध के अनुसार किया जाता है। अपि का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? संबंध के अनुसार। एवं जो अव्यय है उस अव्यय का उपमान के पश्चात प्रयोग किया जाना। एवं जो अव्यय बताया था उसका उपमान के पश्चात प्रयोग किया जाता। उसी प्रकार से ही और परंतु या फिर किंतु, इनका प्रयोग किसके बाद किया जाता है? जो प्रथम शब्द है उस शब्द के तुरंत पहले, या प्रथम शब्द है उस शब्द के वाक्य के आरंभ में नहीं, परंतु वाक्य के प्रथम शब्द के बाद में, वाक्य का जो प्रथम शब्द आएगा उसके तुरंत बाद में इसका प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से इति का भी आपको प्रयोग बतलाया गया है। अब इसके बाद हम बतलाएंगे आपको हिंदी के अनुसार। क्या बतलाया है? हिंदी के अनुसार। संस्कृत का तो आपको पूरा अब तक पढ़ा चुके हैं, अब आएगा आपका हिंदी शब्द क्रम में। हिंदी में कर्ता के लिंग के अनुसार, हिंदी में कर्ता के लिंग के अनुसार, हिंदी में कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया का रूप होता है। क्रिया का रूप होता है। हिंदी में कर्ता के लिंग के अनुसार, किसके अनुसार? जो कर्ता का जो लिंग होता है उसके अनुसार क्रिया का रूप होता है। संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में कर्ता कर्म क्रिया कैसे भी आप लगा सकते हो, पर कुछ अपवाद ऐसे हैं, उन अपवादों के अनुसार आप वाक्य का निर्माण उसी प्रकार से शब्दों का क्रम लगा सकते हैं या बदल सकते हैं। जैसे इसमें उदाहरण है, रमेश चित्र बनाता है। रमेश चित्र बनाता है। चित्र बनाता है, तो बनाता है लिंग क्या है? पुल्लिंग है। तो लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बनता है। रमेश क्या है? कर्ता हो गया, क्रिया हो गई बनाना, तो बनाता है पुल्लिंग का है, इसलिए पुल्लिंग के अनुसार इसकी क्रिया जोड़ दी। उसी प्रकार सीता चित्र बनाती है। सीता चित्र बनाती है, क्रिया हो गई बनाना। सीता हो गई स्त्रीलिंग, तो बनाता तो लिख नहीं सकते, अशुद्धि हो जाएगा, तो क्रिया होगी बनाती है। तो ये इसके क्रिया के कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया का निर्माण करना। कर्ता कौन से लिंग में है उसी के अनुसार क्रिया बना दी जाती है। संस्कृत में कर्ता पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है, फिर भी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिंग के अनुसार तो होता है, पर क्रिया में वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है। संस्कृत में कर्ता पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होता है, फिर भी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे रमेश है गीतम गायती। रमेश है गीतम गायती। रीना गीतम गायती। संस्कृत में परिवर्तन नहीं। कहाँ पर? क्रिया में। संस्कृत में, किसमें? संस्कृत में कर्ता पुल्लिंग का हो या स्त्रीलिंग का हो, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है कि चाहे वो पुल्लिंग का है चाहे वो स्त्रीलिंग। रीना गीतम गायते, रीना गीत गाती है। रमेश गीत गायती, रमेश गीत गाता है। उसी प्रकार से हिंदी में लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है, परंतु संस्कृत में लिंग के अनुसार क्रिया का कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है। अब हिंदी हो गई आपकी, संस्कृत हो गई। इसमें तो आपको क्या समझना है? केवल जो कर्ता है उसके लिंग के अनुसार क्रिया बदलना।
वो पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग का अनुसार क्रिया, स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग का अनुसार क्रिया। परंतु जो संस्कृत में है कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बदलती है, चाहे वो पुल्लिंग का हो या स्त्रीलिंग का हो। अब आपको बतलाते हैं अंग्रेजी के अनुसार, अंग्रेजी में क्या होता है इसका। अंग्रेजी में कर्ता पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होता है तो भी अंग्रेजी में कर्ता पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होता है तो भी अंग्रेजी में कर्ता पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होता है तो भी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या कह रहा है, अंग्रेजी में कर्ता पुल्लिंग का हो या स्त्रीलिंग का हो तो भी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी प्रकार से इसमें संस्कृत में बतलाया है, संस्कृत में कर्ता पुल्लिंग का हो या स्त्रीलिंग का हो क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु हिंदी में बतलाया लिंग के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होना। तो अंग्रेजी और संस्कृत की तो इसमें क्या सिमिलर मिल गई, पर सारी जगह समानता नहीं होती है। इसमें संरचना में सारी जगह समानता नहीं देख सकते हम, सभी जगह अलग अलग है, और कुछ जगह इनमें समानता मिलती है। किसी जगह संस्कृत की हिंदी में समानता मिलती है, किसी जगह संस्कृत की अंग्रेजी में समानता मिलती है। इसमें जैसे रमेश सिंह ए सॉन्ग, रमेश सिंह ए सॉन्ग, सीता सिंग ए सॉन्ग, सीता सिंग्स एन ए सॉन्ग। तो क्या मतलब इसमें कोई चेंज हुआ क्रिया? जी नहीं। रमेश गाना गाता है, सीता गाना गाती है, तो क्रिया कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु हिंदी में परिवर्तन होता है। और आगे देखिए, इसमें संस्कृत में सरल वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों में शब्द क्रम निश्चित है। संस्कृत में सरल वाक्य जो सीधे वाक्य हैं उन क्रम में को छोड़कर और सभी जो वाक्य हैं उनमें शब्द क्रम क्या है, निश्चित बताया गया है। सरल वाक्य को छोड़कर और सभी वाक्यों में शब्द क्रम निश्चित होता है। जैसे गोविंद दुग्ध है पिबती, यस गोविंद है दुग्धम पिबती। तो सरल वाक्य को छोड़कर और जो भी वाक्य उसमें शब्द क्रम निश्चित रूप से होता है। सरल वाक्य के अलावा इसमें शब्द क्रम नहीं होता है। उनका निश्चित तौर पर जो शब्द बतलाया गया है उन्हीं शब्दों को बतलाते हैं। हिंदी में शब्द क्रम निश्चित होते हैं। इससे पहले कर्ता इसमें सबसे पहले कर्ता, बाद में कर्म और अंत में क्रिया आती है। ऐसा संस्कृत में नहीं है। सरल वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों में शब्द क्रम निश्चित है। सरल वाक्य में केवल हिंदी में सबसे पहले कर्ता, कर्म और बाद में क्रिया लगाते हैं। इसमें निश्चित है, पहले कर्ता आएगा फिर कर्म आएगा और क्रिया आएगी। और संस्कृत में क्या करते हैं, सरल वाक्यों को छोड़कर, संस्कृत में सरल वाक्यों को छोड़कर अन्य जगह शब्दवाचक अर्थात
अन्य सभी वाक्यों में शब्द क्रम निश्चित होता है। अन्य सभी वाक्यों में शब्द क्रम निश्चित होता है। हिंदी में तो निश्चित है, पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा और क्रिया आएगी। उसी प्रकार संस्कृत में जो सरल वाक्य हैं उनको तो छोड़कर उनको आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं। और अन्य सभी वाक्यों में शब्द क्रम का निश्चित रूप से होना जरूरी है, कर्ता, कर्म और क्रिया। हिंदी में जैसे देखते हैं हम, सुरेश पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? सुरेश पुस्तक पढ़ता है। कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता हो गया, कर्म हो गया, क्या कर रहा है, और क्रिया हो गई। कर्म कर रहा है क्या? पढ़ने का, और क्रिया उधर हो गई। तो संस्कृत और हिंदी में, संस्कृत में कुछ वाक्यों को छोड़कर, सरल वाक्यों को छोड़कर बाकी अन्य वाक्यों में शब्द क्रम निश्चित होता है। और हिंदी में तो कर्ता, कर्म, क्रिया के अनुसार ही हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अंग्रेजी में हिंदी की अपेक्षा शब्द क्रम कुछ भिन्न है। जैसे सुरेश रीड्स ए बुक, अंग्रेजी में हिंदी की अपेक्षा इसमें शब्द क्रम क्या हो जाता? भिन्न हो जाता है। हिंदी में जो कर्ता कर्म करता है ना, उसी प्रकार से अंग्रेजी में कुछ अलग तरीके से इसको बतलाया गया है। सुरेश रीड्स ए बुक। सुरेश रीड्स ए बुक, इसमें क्या बतलाया है? इस वाक्य में सुरेश कर्ता, रीड्स क्रिया और ए बुक क्या हो गया? कर्म हो गया। कर्ता और क्रिया। तो हिंदी से थोड़ा भिन्न है ना। कुछ संस्कृत के भी इसमें वो आ गए, जैसे संस्कृत में क्रिया कहीं पर बीच में लगा दी जाती है, कहीं लास्ट में, कहीं पहले। तो उसी प्रकार से इसमें कुछ भिन्न है। किससे? हिंदी से। कौन सा? अंग्रेजी का वाक्य निर्माण। इन उदाहरणों से ज्ञात होता है कि संस्कृत और हिंदी में शब्द क्रम में समानता है, परंतु अंग्रेजी में कुछ शब्द क्रम में भिन्नता है। हिंदी में भी भिन्नता है इसमें। अंग्रेजी में लैंप ऑयल का शब्द क्रम ऑयल लैंप किया जाता है, तो इसका अर्थ बदल दिया जाता है। संस्कृत में संज्ञाओं और धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़े जाते हैं, जबकि हिंदी में अंग्रेजी भाषा में संज्ञाओं और क्रिया में प्रत्यय पृथक रहते हैं। उदाहरण के लिए हम संस्कृत में संज्ञाओं, इसको छोड़ो, अब थोड़ा सा और आपको तीनों में क्लासिफिकेशन करते हैं, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में। संस्कृत में संज्ञाओं और धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़ते हैं। संस्कृत में संज्ञाओं और धातुओं के साथ क्या जोड़ते हैं? प्रत्यय जोड़ते हैं। जबकि हिंदी में क्या करते हैं? जबकि हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में संज्ञाओं और क्रियाओं से, जबकि हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं की संज्ञाओं और क्रियाओं से प्रत्यय पृथक होते हैं। क्रियाओं से प्रत्यय पृथक होते हैं। यही अंतर देखो, संस्कृत में संज्ञा और धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़े जाते हैं। संज्ञा हो
या धातु हो उनके साथ क्या जोड़ते हैं, प्रत्यय जोड़ते हैं। तो शब्दों का निर्माण, तभी तो संयोगात्मक भाषा हो गई कौन सी, संस्कृत। जबकि हिंदी और अंग्रेजी भाषा में संज्ञा और क्रियाओं से प्रत्यय को क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है, अर्थात विश्लेषण करना। विश्लेषण, वियोगात्मक भाषा विश्लेषित की जाती है हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के साथ। जैसे उदाहरण देखिए, सुरेश ग्रामः गच्छति, सुरेश है ग्रामः गच्छति, सुरेश गांव जा रहा है, सुरेश गांव जा रहा है, सुरेश गांव जा रहा है। सुरेश इज गोइंग टू द, सुरेश इज गोइंग टू द विलेज, सुरेश इज गोइंग टू द विलेज। क्या है इसमें, सुरेश ग्रामं गच्छति, सुरेश गांव से जा रहा है। इसमें संयोग हो, कहाँ से जा रहा है, गांव से जा रहा है। सुरेश गांव जा रहा है, सुरेश इज गोइंग टू विलेज। अब प्रथम वाक्य में सुरेश जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, सुरेश है, में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जबकि द्वितीय तृतीय वाक्य में सुरेश और सुरेश में कोई प्रत्यय नहीं हुआ है। डायरेक्ट सुरेश, सुरेश, इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, सुरेश है। इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, ग्रामम। इसमें कहाँ हो रहा है, इसमें कहाँ हो रहा है, हो रहा है उसी प्रकार द्वितीय विभक्ति का प्रयोग और प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जबकि हिंदी में गांव जो कर्म है, कर्म कारक चिन्ह को निहित नहीं है, वो निहित है, और अंग्रेजी में टू द विलेज के बदले संस्कृत में एक ही शब्द ग्रामम प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार संस्कृत में गच्छति गम धातु, हिंदी में अंग्रेजी में जा रहा है गोइंग का शब्द प्रयोग जो संबंधित क्रिया को विश्लेषित कर रहा है। गम धातु जा रहा है, टू द विलेज कर्म, यहाँ गांव को चिन्हित तो निहित हो रहा है, गांव को जा रहा है कौन, पर साइलेंट वेल में है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो संक्षेप में संस्कृत संश्लेषणात्मक भाषा है, जबकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों विश्लेषणात्मक भाषा है। कौन सी, विश्लेषण और वियोगात्मक। ये संश्लेषणात्मक, कौन सी, संश्लेषणात्मक भाषा। ठीक है, जोड़ना, विश्लेषण करना, जाना। तो हमने आपको संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं की संरचनाओं में अंतर, लिंग के आधार पर, वचन, प्रत्यय, उपपद, इनके आधार पर करवाया, और लास्ट का था आपका शब्द क्रम के आधार पर। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।